चल सर अच्छा नहीं गड्डी को डूबा ना कर मेरे को गड्डी हमारी मेरे आए वे सर नहीं आई अभी तक। सर आ गया सर आ गया। आ गया भाई। तो कल हम वाटर एक्टिविटी का कर रहे थे, तो एक मैंने अभी ना लिंक डाला है, वाटर एक्टिविटी एंड मॉइस्चर कंटेंट। कल भूल गया था मैं डालना, तो आज की क्लास के बाद देख लेना। ये कोई बात नहीं सर। वाटर एक्टिविटी की जो हम वैल्यूज की बात हम कल कर रहे थे, हमने हेलोफिलिक बैक्टीरिया जो 0.77, वाटर एक्टिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज ये एक रेशो होती है। और इसका जब हम डेफिनेशन देखते हैं या इसकी इक्वेशन देखते हैं, तो वो बेसिकली निकल के आती है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और टेम्परेचर सेम। तो सेम टेम्परेचर पे पार्शियल वेपर प्रेशर सैंपल के अंदर कितना है और पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर वाटर का कितना है, वो डिवाइडेड बाय दैट। तो ये हमेशा 1 से कम आएगी, क्योंकि जो प्योर वाटर का पार्शियल वेपर प्रेशर है उससे हमारे सैंपल का पार्शियल वेपर प्रेशर हमेशा कम रहेगा। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 0 to 1 रहती है। तो नॉर्मली जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं 0.91, नॉर्मल ईस्ट हैं जो 0.88, और मोल्ड्स हैं वो 0.80। जो एलोफिलिक या साल्ट लविंग बैक्टीरिया हैं या साल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया हैं वो आपके 0.77 तक। तो इसमें मेन समझने वाली बात यही है कि वाटर एक्टिविटी का जब भी जिक्र आए तो इसका कहीं ना कहीं हम रिलेशन देखेंगे कि शेल्फ लाइफ कितनी बढ़ती है। वाटर एक्टिविटी अगर कम है तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, और हर एक प्रोडक्ट की वाटर एक्टिविटी अलग अलग होती है। उसका भी जो ये वीडियो का लिंक आपको दिया है, इस वीडियो के लिंक में लास्ट में उसने दिखा रखा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी वाटर एक्टिविटी कितनी कितनी रहती है, और माइक्रोब्स कितने कितने कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कितनी वाटर एक्टिविटी पे काम करते हैं। इसके लिए एक विकिपीडिया पर भी लिंक है कि आमतौर पे जो वाटर एक्टिविटी की वैल्यूज हैं, मैं शेयर करता हूं तुम्हारे साथ ये पेज। वाटर एक्टिविटी की जो वैल्यूज हैं डिस्टिल वाटर की देखोगे तो AW जो वाटर एक्टिविटी है वो 1 है, परफेक्ट 1। टैप वाटर के अंदर 0.99, क्योंकि थोड़े बहुत साल्ट वगैरह इसमें ऐड हो जाते हैं। रॉ मीट्स की 0.99, मिल्क की 0.97, जूस की 0.97। तो अधिकतर जो आपके ऐसे फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मीट प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आप देखोगे हायर वाटर एक्टिविटी होती है, तो उनके खराब होने के भी जो चांसेस हैं या जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। सलामी, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राइड फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है मीट का, इसकी 0.87। बेकन वगैरह हैं उनको ड्राई किया जाता है तो उनकी लेस देन 0.85। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जो सोडियम क्लोराइड का, इसमें सिर्फ साल्ट मिलाया हुआ है, बाकी सारा वाटर है, तो भी इसकी जो वाटर एक्टिविटी है वो 0.75 है, कि अवेलेबल जो वाटर है वो कम है। और जहाँ सीरियल्स की क्रंचीनेस खत्म हो जाती है, जो आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स खाते हो तो गिल्ले हो जाते हैं, अगर मान लो या मॉइस्चर उसमें आ जाता है, तो समझ लो कि उनकी वाटर एक्टिविटी अगर 0.65 से ऊपर हो गई है तो क्रंचीनेस खत्म हो जाती है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर 0.6 है। हवा जो आमतौर पे कमरे की होती है उसमें 0.52 लेके 0.7। हनी देखो आप, इसमें हनी का अगर आप मॉइस्चर कंटेंट देखोगे इट विल ऑलवेज बी मोर देन 90%, लेकिन 93-95% के आसपास होता है। लेकिन इसके अंदर जो वाटर एक्टिविटी है वो 0.5 to 0.7 है। बहुत जो अधिकतर जो वाटर है वो जो उसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ अटैच है, फ्री फॉर्म में नहीं है, बाउंड फॉर्म में है। और जो फ्री फॉर्म में वाटर है वही मदद करता है माइक्रोबियल ग्रोथ में। ऐसे ही पीनट बटर का देखो आप, 0.35 से भी नीचे है। और कौन कौन से माइक्रोब्स जो ग्रो करते हैं किस वाटर एक्टिविटी पे, तो अधिकतर माइक्रोब्स आप देखोगे स्टेफ ऑरियस ऐसा है जो 0.86 पे भी ग्रो करता है, अदरवाइज सारे आपके बैसिलस सबटिलिस, एल मोनो, बैसिलस विब्रियो, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, इकोलाई, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, ये सारे 0.91 से ऊपर हैं। तो इन सभी पैथोजेंस को ग्रो करने के लिए वाटर एक्टिविटी हाई चाहिए। अगर 0.9 या उससे नीचे आप अगर वाटर एक्टिविटी रखते हो तो सिर्फ स्टेफ ऑरियस है
जो आपको दिक्कत दे सकता है। अदरवाइज जो मोल्ड हैं वो भी 0.8 के बाद ग्रो करती हैं। इससे नीचे बहुत कम बैक्टीरिया हैं, जो हेलोफिलिक बैक्टीरिया हैं वही ग्रो करते हैं। 0.6 से नीचे आप देखोगे तो कोई भी माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके ड्राई प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसके अंदर स्ट्रेस इसी पे रखोगे कि अगर जितना उसके उतनी कम उसके अंदर वाटर एक्टिविटी हो, वाटर कम से कम मिले माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। चलो बैक टू आवर नोट्स। इसमें यही सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। तो साल्ट जब आप डालते हो तो साल्ट से जो वाटर एक्टिविटी है वो लो होती है, ये आपने उसमें देखा अभी। इसी तरह से क्यूरिंग के अंदर कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स का आपकी शेल्फ लाइफ के ऊपर फर्क पड़ता है, फूड की शेल्फ लाइफ पर। आवाज आ रही है सबको क्लियर भाई? कोई समस्या तो नहीं? नहीं ठीक है। और हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर है बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है। राइट साइड में इसका सेंसर है, लेफ्ट साइड में ये इंस्ट्रूमेंट है, जिससे अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसका पता लगाते हैं एयर के अंदर। तो वाटर एक्टिविटी पे मेन यही बात है। और इसमें जितने भी फ्रेश रॉ मीट हैं उनकी 0.9 to 0.98, कुकिंग की 0.98 to 0.96। तो जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं उनकी दिखा रखी है कि जो ड्राई मीट है वो आपका 0.7 to 0.50 है वाटर एक्टिविटी। तो ड्राई मीट की शेल्फ लाइफ बढ़ने का कारण ये है कि उसकी वाटर एक्टिविटी लो होती है, तो माइक्रोब्स कम से कम अटैक कर पाते हैं। और वाटर एक्टिविटी का मतलब ये है कि कितना पानी अवेलेबल है माइक्रोब्स को खुद की ग्रोथ के लिए या कोई भी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए, और वो जितना कम अवेलेबल होगा उतनी ही ग्रोथ उनकी कम होगी। ये एक अपन कहते हैं ना कि मोटी भाषा में इस सारे का मतलब ये है, वाटर एक्टिविटी का मतलब ये है। अब इसके अंदर हम फिजिकल टेस्ट की बात कर रहे थे, तो कैनिंग जब करते हैं तो उसमें ये चेक करते हैं कि एयर टाइट है या नहीं कैन, क्योंकि कैन में कहीं भी अगर एयर लॉक टूट जाएगा या कहीं भी सीपेज होगी, लीकेज होगी, तो कैन के अंदर पैथोजेंस ग्रो कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए कैनिंग के अंदर ये चेक किया जाता है कि एयर टाइट है या नहीं। और इसको चेक करने का सीधा सा तरीका है, या तो रिसर्च के लिए जब हम यूज करते हैं तो एक्सरे यूज करते हैं, अदरवाइज एयर पंप का इस्तेमाल करके टिन प्लेट को जो इसकी लगी होती है उसको पेनिट्रेट किया जाता है, तो उससे प्रेशर का पता लग जाता है कि अंदर कितना प्रेशर बिल्डअप था, जो उसके साथ मैनोमीटर लगा होता है। तो ये भी इसीलिए चेक करते हैं कि फिजिकली अपने को पता लगे कि हमने जो कैनिंग की थी वो कैनिंग कितनी परफेक्ट थी। तो सैंपल उठा के और उनको चेक करेंगे कि उनके अंदर जो एयर टाइट रहा है या नहीं हमारा क्लोजर, या कैन के अंदर कहीं लीकेज सीपेज रह गई है, कैन को प्रॉपर्ली सील नहीं किया गया। नेक्स्ट वन इज योर वेट डिफरेंस। तो वेट डिफरेंस मीट प्रोडक्ट्स के अंदर अपने को पता है कि जो फ्रेश अगर मीट है तो उसके अंदर बहुत हाई लेवल तक मॉइस्चर कंटेंट होता है, अप टू 70-80% तक। और ये लॉस धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि वाटर इवेपोरेट होता है हमारे प्रोडक्ट्स में से, या हैंडलिंग के दौरान ड्रिप लॉस होता है, इवेपोरेशन लॉस होता है, प्रोसेसिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान। और अगर हमने पैकेज नहीं कर रखा है मीट प्रोडक्ट्स को तो ये लॉस और ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत तो प्रोसेसिंग लॉस होता है जब आप कैरकस वार्म होता है और उसको ठंडा करते हो, तो 1-2% का लॉस होता है उसके अंदर, वेट के अंदर। लेकिन इस लॉस को कम करने के लिए हम एक तो स्टोरेज जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, पैकेजिंग मटेरियल जो अपने को प्लास्टिक बैग या कंटेनर या बॉक्सेस हैं उनको चूज करना होता है। बाकी जो ड्रिप लॉस है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो वाटर इसमें से बह के निकलता है वो ड्रिप लॉस है। मीट प्रोसेसिंग में जो लॉस आता है वो कुकिंग के कारण, फ्राइंग के कारण, या कोई भी हीट ट्रीटमेंट, और इसके कारण हमारा
30 to 35% वेट लॉस हो सकता है। तो ये वेट लॉस भी जानना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं रॉ मटेरियल से तो उसमें हमें यील्ड निकालनी होती है। तो अपने को जब यील्ड निकालते हैं तो रॉ मटेरियल में कितना वेट है और एंड प्रोडक्ट में कितना वेट है, ये सारा अपने को रजिस्टर करना होता है। तो ये समझने के लिए जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे वो वेट लॉस और किस किस फॉर्म में हुआ। अगर हम देखो अभी मीट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्योंकि शुरू में मॉइस्चर ज़्यादा है तो अपना जो यील्ड आएगी वो कम आएगी, जो भी हम इसमें रॉ मटेरियल डालेंगे उन सभी का वेट करके और एंड प्रोडक्ट का वेट करेंगे तो। लेकिन कई बार एक ना बड़ा टिपिकल सा एग्जांपल आता है कॉमन लाइफ में कि जैसे लड्डू बनाने के लिए हम हलवाई से पूछते हैं कि भाई कितना कितना सामान डलेगा, क्या क्या डलेगा। उस सारे सामान का अगर हम वेट कर लें और फिर उससे पूछें कि भाई लड्डू कितने बनेंगे, मान लो आमतौर पे ये कहते हैं कि मान लो 100 किलो सूखा सामान है आपका, तो उससे करीब करीब सवा क्विंटल, मान लो 100 किलो होता है, 1.25 क्विंटल या 1 क्विंटल 30 किलो के करीब लड्डू बन जाएंगे। तो भाई जब सामान इतना है तो बाकी क्या चीज आएगी, बाकी आएगा वाटर, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं तो चाशनी में जब उस सामान को डुबाएंगे तो वो अपने साथ मॉइस्चर गेन करता है, वो जो मॉइस्चर होगा वो भी तो काउंट होगा। तो कई बार यील्ड जरूरी नहीं कि हमेशा लॉसेज ही हों, लेकिन अगर हम वाटर को इंक्लूड करेंगे तब डेफिनेटली लॉस आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लॉस रहता ही है, कुछ ना कुछ अपना जिस तरह हम बोलते हैं ना हीट एंड मास ट्रांसफर में कुछ ना कुछ तो अपना मास ट्रांसफर एनवायरनमेंट के साथ होता है जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो खैर ये समझाने के लिए ही था बेसिकली। नेक्स्ट वन है अपना साल्ट कंसंट्रेशन ब्राइन के अंदर। ब्राइन जो सॉल्यूशन होता है आमतौर पे इसमें हम 4% साल्ट रखते हैं, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 2.5 से 3% कुक्ड या क्योर्ड प्रोडक्ट्स के लिए है, 4.5 से 5% है रॉ क्योर्ड और ड्राइड प्रोडक्ट्स के लिए। साल्ट के फायदे क्या कि ये आपका प्रिजर्वेशन का काम करेगा। दूसरा, इसके कारण कई फ्लेवर डेवलप होते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन जो है वो कंट्रोल्ड होती है, तो वो सारे काम। तो बेसिकली साल्ट कितना डला हुआ है उसके लिए सैलीमीटर्स का यूज करते हैं। ब्राइन में डिप किया और वो आपको रीडिंग दे देता है डायरेक्टली, और आमतौर पे जो इनकी रेंज होती है सैलीमीटर्स की 8 से लेके 22% तक की होती है। ये आपको नीचे ये तो उसके लिए था पहले वाले के लिए, क्लोजर ऑफ कैन्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इट शुड गो टू प्रीवियस वन। एयर टाइट क्लोजर ऑफ कैन्स के लिए जाएगा ये। इसके लिए बेसिकली आप साल्ट कंसंट्रेशन केमिकल मेथड से भी निकालते हैं, और दूसरा इसका तरीका होता है सैलीमीटर से, जहां आप लिक्विड से डायरेक्ट डिप करके लिक्विड में तो आपको ब्राइन के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन का पता चल जाता है। और दूसरे टेस्ट मेथड्स होते हैं अलग अलग तरह के, कलर मेजर करने के, या डार्क है या लाइट है ये इंटेंसिटी मेजर करने के, लाइट की टेक्सचर को मेजर करने के, कंसिस्टेंसी को मेजर करने के। तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, और जो आपके पर्सनल हैं जो भी लैब में काम कर रहे हैं या क्वालिटी कंट्रोल वाले बंदे हैं उनको आपको ट्रेन करना होता है उस टेस्ट को करने के लिए। इसका आगे हम कुछ एक मेथड्स का जिक्र करेंगे। बाकी थर्ड वन इज आवर केमिकल एनालिसिस। हमने सेंसरी कर लिया, फिजिकल कर लिया, तीसरा आ गया केमिकल, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल। पहले इनको हम एक बार सरसरी तौर पे देख लेते हैं। तो जो भी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं फूड के, जिनका भी हमने जिक्र किया है, जो भी क्वालिटी के ऊपर, फ्लेवर के ऊपर, न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर असर डालते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। इसके लिए आपको कुछ खास इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है, और इनको करना थोड़ा सा एक आपको टेक्निकल स्किल चाहिए इसको करने के लिए, जो आप अभी जिस तरह डिप्लोमा में आगे डिग्री में सीखेंगे। और वो किस लिए चाहिए, ताकि आप इन मेथड्स को बखूबी कर पाओ, उनसे जो एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी है उससे आप अपना रिजल्ट दे पाओ।
तो सिंपल जो है आपके, जिस तरह पीएच मेजर करते हो, चाहे वो आप स्ट्रिप की मदद से कर रहे हो, चाहे वो आप हैंड हेल्ड पीएच मीटर की मदद से कर रहे हो, या आपका बेंच टॉप पीएच मीटर है, मॉइस्चर कंटेंट आप निकाल रहे हो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में जिसमें हमने डिस्कस किया था, या फैट है, प्रोटीन है, फाइबर है, या कुछ टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं उनकी मदद से आप पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ये चीजें भी आप इसमें पता करते हो। जैसे यूरिया का टेस्ट है या शुगर का टेस्ट है, आप मिल्क के अंदर करते हो जब ये, तो ये बेसिकली छोटे, इनको हम क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं, जिसमें अपने को किसी चीज की प्रेजेंस या एब्सेंस का पता लगता है। और क्वांटिटेटिव होते हैं कि जो भी चीज प्रेजेंट है वो कितनी है, उसको हम क्वांटिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। तो सबसे सिंपल जो है वो पीएच मेजरमेंट है। पीएच की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, इसको बहुत बार आपके उसमें पूछेंगे, जो भी आपका वाइवा वगैरह होता है ना, उसमें हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज पीएच। तो पीएच की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, यू विल हैव टू स्टार्ट विद इट। उसको पहले एक्सप्लेन नहीं करना है कि पीएच 0 to 7 होती है, या एसिडिक किसको कहते हैं, बेसिक किसको कहते हैं। तो बेसिकली जो पीएच की डेफिनेशन है, वहां से इसको स्टार्ट करना होता है आपको हमेशा, कि ये क्या चीज बताती है। पीएच इज ए मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन H+ जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन को बताती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। एंड दिस इज अ मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिड है, एल्कलाइन है, या कितना बेसिक है, उसके बारे में। और इसका स्केल जो होता है बेसिकली 0 to 14 ये रेंज करता है। और एक्वस सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर उसकी पीएच 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक या एल्कलाइन है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ध्यान रखना कि पीएच का जो लेवल 7 है इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो H3O पॉजिटिव आयन है वो OH- आयन होते हैं जो प्योर वाटर के, उनके बराबर होती है, इसीलिए इसको न्यूट्रल पीएच बोलते हैं। बहुत जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनकी नेगेटिव पीएच हो सकती है, और कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी पीएच 14 से भी ऊपर हो सकती है। लेकिन आमतौर पे ये ध्यान रखना, आमतौर पे इसकी रेंज 0 to 14 है। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे हैं जिनकी नेगेटिव में पीएच हो सकती है, और कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे बेस भी हैं जिनकी पीएच 14 से ज्यादा भी होती है। तो ध्यान रखना इसका। तो इसको पीएच को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। बड़ी जो ब्रैकेट होती है ना वो कंसंट्रेशन का साइन है, तो कंसंट्रेशन बड़ी ब्रैकेट के बीच में आएगा H+। तो pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये कहा जाता है। और इसमें जो लॉग है वो लॉग बेस 10 यूज करते हैं हम। और जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसके लिए मोल्स पर लीटर के अंदर इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो pH का जो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा यही, कि इसको आपको स्टार्ट कैसे करना है और आगे फर्दर एक्सप्लेन कैसे करना है। इसको मेजर करने के लिए पीएच मीटर होता है, अलग अलग टाइप के पीएच मीटर होते हैं। हैंड हेल्ड भी होता है, पॉकेट पीएच मीटर जिसको बोलते हैं, या बेंच टॉप भी होता है जो रिसर्च में यूज होता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो हर एक जो मस्कुलर टिश्यू है उसकी पीएच जो है वो 7 और 7.1 के बीच में होती है, लाइव एनिमल का अगर हम पीएच बात करें। लेकिन जैसे स्लॉटरिंग करते हैं वैसे इसकी पीएच की जो वैल्यू है वो ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, और 5.6 to 5.8 तक आ जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर। अब पीएच घटी है, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ी है। तो ये एसिडिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि पोस्टमार्टम, पोस्ट मैंने बाद में, मॉर्टम मैंने मरना, मरने के बाद लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ग्लाइकोजन जो हमारी मसल्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उससे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण पीएच के अंदर ड्रॉप आता है।
मीट के अंदर जो इलेक्ट्रिक एसिड बढ़ता है, इससे पीएच लो होती है। इससे लो पीएच होने से लो पीएच के ऊपर बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो कम होती है, और साथ में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से जो एसिडिटी या एसिड इंक्रीज हुआ है उससे फ्लेवर भी डेवलपमेंट होती है, जो मीट का एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। लेकिन ये जो पीएच है स्टैंडर्ड नहीं होती, अलग अलग जो मसल्स हैं कैरकैस के या टाइप ऑफ कैरकैस आपका मान लो बीफ है या पॉर्क है या चिकन है, उनमें अलग अलग पीएच हो सकती है। ये तो पीएच अपने जितने भी फूड आइटम्स हैं, जितने भी हैं, उनके अंदर आपको पीएच कुछ ना कुछ मिलती है, और पीएच से इंडिकेशन मिलती है कि वेदर योर फूड इज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। और अगर आपको प्रोसेसिंग का पता है तो आप पीएच के बेस पे बता सकते हैं। जैसे मीट के अंदर है कि अगर आपके मीट की जो पीएच है न्यूट्रल के आसपास है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये फ्रेशली हार्वेस्टेड या फ्रेशली स्लॉटर्ड मीट है। पीएच अगर 5.6, 7, 8, 9 के आसपास है, तो आप बता सकते हैं कि इसको स्लॉटर हुए 24 घंटे के आसपास हो गए हैं। तो काफ़ी क्वालिटी के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर कई बार ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है कि कौन सी रिएक्शन कितनी फास्ट हुई है, कितना कन्वर्जन फास्ट हुआ है ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड, तो उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत होती है। तो अलग अलग तरह के मीट में अलग अलग लेवल ऑफ चेंजेस आ सकते हैं आपके, इसमें यही दिखाया है। तो पीएच से बेसिकली अपने को यही पता लगता है। अच्छा, ये जो नोट्स हैं भैया आपके, मैं बीच बीच में अपडेट करता रहता हूँ, तो ऑलवेज हैव एन अपडेटेड कॉपी ऑफ दीज नोट्स। ये भी आपके पहले वाले नोट्स में नहीं मिलेंगे, आपके जो फिजिकल नोट्स हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में अब आपको ये मिल जाएंगे। अलग अलग जो पीएच मीटर हैं वो उनकी फोटो दिखा रखी है। पॉकेट पीएच मीटर है, हैंड हेल्ड है, और यह आपका लेबोरेटरी पीएच मीटर है। पीएच मीटर यूज करते हुए या पीएच मेजर करते हुए ये ध्यान रखना आपको कि जो इलेक्ट्रोड सेंसर है उसमें इलेक्ट्रोलाइट पूरा भरा हो। अगर ये ड्राई हो जाता है तो आपको रीडिंग सही नहीं देगा इलेक्ट्रोड सेंसर। इसको डेली कैलिब्रेट करना होता है इंस्ट्रूमेंट को जब भी आप यूज करो। और इसमें जो बफर सॉल्यूशन आप यूज करते हो, पीएच वैल्यू उनकी 4 और 7 होनी चाहिए। 2 बफर आपके पास जरूर हो जिनसे आप इसको कैलिब्रेट करोगे। और हर मेजरमेंट के बाद जो इलेक्ट्रोड है उसको एक बार डिस्टिल वाटर में डाल के जरूर साफ करोगे। और हर एक मेजरमेंट से पहले जो मीट है उसका टेम्परेचर लोगे, कोई भी मीट प्रोडक्ट है, और उस क्योंकि ये 25 डिग्री के ऊपर स्टैंडर्डाइज तरीके से सही तरीके से काम करता है, तो 20 या 25 जो भी इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो आप रखोगे। अगर कोई टेम्परेचर में ऊपर नीचे है तो इसके साथ एक मैनुअल होता है जिसमें करेक्शन फैक्टर दिया होता है, उस हिसाब से आप फिर एडजस्ट कर लोगे। नेक्स्ट जो है आपका केमिकल में, वो आपका मॉइस्चर, फैट या प्रोटीन। इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग टेक्निक से होता है। आई नीड नॉट टू स्ट्रेस इट ऑन अगेन, लेकिन ये पहले वाले में होना चाहिए था। खैर देखेंगे इसको। नाउ थर्ड वन, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी जो आपको ध्यान रखना है कि हाइजीन, सैनिटेशन, माइक्रो लैब के अंदर जो स्टेराइल कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास बाहर से सैंपल आया, लेकिन उस सैंपल में आपके लैब के अंदर इन्फेक्शन है और वहां से या आपकी मिस हैंडलिंग से उसमें कोई इन्फेक्शन चला गया, तो आप क्या कहोगे कि ये तो सैंपल में था, जबकि एक्चुअल में वो चीज सैंपल में नहीं थी। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो लैब का एनवायरनमेंट है वो भी स्टेराइल रहना चाहिए, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। अभी जो हम ये कोविड-19 का चल रहा है ना, तो अभी जिस तरह बार बार उस जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहाँ वुहान के अंदर, उसकी जो
बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब है, BSL 4 लैब बोलते हैं, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोसिक्योरिटी होता है किसी लैब के अंदर। तो वो BSL 4 लैब थी, लेकिन उस BSL 4 लैब के अंदर से अंदर जो पहले साइंटिस्ट गए थे वहाँ पे काम करने दूसरे देशों के, उन्होंने बताया था कि वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके बहुत लचर सिस्टम था, और इसीलिए अभी लोगों को इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर बार बार से इंटरेस्ट होता है कि हो सकता है उस वुहान जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की जो लैब थी उसके अंदर से ये अपना कोविड-19 या कोरोना वायरस है, ये कहीं ना कहीं बाहर निकला है। तो लैब, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर जब भी आप काम करते हो तो अटमोस्ट प्रिकॉशन रखनी है कि सबसे पहले आपके पास जो सैंपल आए वो एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स में आए। फिर लैब के अंदर आप उसको किस तरीके से खोलोगे, किस तरीके का सैंपल है, आपके टेस्टिंग फैसिलिटीज क्या क्या हैं, आपको उसके ग्रो करने के लिए जो इंक्यूबेटर्स चाहिए क्या वो प्रॉपर हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी का मामला इस लैब के अंदर रखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से अगर माइक्रोब कहीं भी, क्योंकि एक सबसे पहला अटैक तो किस पे होगा, जो पर्सनल वहाँ काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में फैलेगा, तो वहाँ जो एनालिस्ट हैं आपके, उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पैथोजेंस में खास तौर पे इसलिए मना करते हैं कि लैब के अंदर कभी कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कैसे पैथोजन, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी भी पूरी लैब का एक पार्ट होता है, तो कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आ जाए यू नेवर नो, तो उसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी जो क्लासेस होती हैं सबसे पहले लैब की, उनमें यही चीज़ें बताई जाती हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो नॉलेज है वो आपके जितने भी पर्सनल वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज और साथ में वर्किंग नॉलेज और जो प्रोफेशनल नॉलेज है, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकें, जो भी मेथड्स हैं उनको सही से अप्लाई कर सकें, इक्विपमेंट का, सैंपल का, प्लेसेस का जो हाइजीनिक स्टेटस है उसको मेंटेन कर सकें। अपने प्रोसेसिंग प्लांट की या इंडस्ट्री की किसी भी तरह की अगर अनहाइजीनिक कंडीशन रही है ना, तो माइक्रोबायोलॉजी में रिफ्लेक्ट जरूर होते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी वाले या क्वालिटी कंट्रोल वाले हर जगह से सैंपल उठाते हैं। तो जिस जगह के भी सैंपल या जिस टाइप के भी सैंपल आपके पॉजिटिव आए हैं पैथोजेंस को लेके, इसका मतलब वहाँ पे वो चीज़ इन्फेक्टेड है, चाहे आपके रॉ मटेरियल से है, चाहे आपका कटिंग ब्लेड्स है, या इवन एनवायरनमेंट के अगर सैंपल लिए हैं, तो वो वाटर के अगर सैंपल लिए हैं, पर्सनल से अगर सैंपल लिए हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि आपका जो माइक्रोबियल क्वालिटी कंट्रोल है वो भी बेहतर तरीके से काम करे। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं जो रूटीन वर्क में इस्तेमाल होता है। जैसे पहला मेथड इन्होंने बताया ट्रिगर मेथड। तो ट्रिगर मेथड में क्या करते हैं कि जो जितने भी आपके फंगस है, ईस्ट है, या आपके जो बैक्टीरिया हैं, इसमें वायरस का नहीं होता, क्योंकि वायरस के अंदर आपको लाइव एनिमल के ऊपर टेस्ट करना होता है, क्योंकि वो लाइव एनिमल के अंदर ही थ्राइव करता है वायरस। लेकिन जो आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं या ईस्ट हैं, मोल्ड हैं, तो वो सारे आपके सैंपल के अंदर, फूड सैंपल के अंदर आपको पता लगते हैं। तो उनको ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए स्पेशल उनका भोजन जो होता है वो अलग से तैयार करते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, या लिक्विड उसको तैयार करके स्टरलाइज करके उसको ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में भी आ जाता है। उसको हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। इसके लिए स्पेशल मोल्ड होते हैं। उन मोल्ड्स को हम ट्रिगर मेथड के अंदर डायरेक्टली जहां से भी अपने को सैंपल उठाना है ना, वहीं उसको प्रेस करते हैं। जैसे वॉल से लेना है तो वॉल पे प्रेस कर दिया, ऊपर से कवर हटा के। इक्विपमेंट्स हैं, नाइव्स हैं, मशीन्स हैं, या मीट सरफेसेस हैं, टेबल्स हैं, या जो पर्सनल वहाँ काम करें उनके हाथों के सैंपल लेने हैं, तो सीधा उन पे प्रेस कर देते हैं उस कल्चर मीडिया पे। होता क्या है कि ये जो कल्चर मीडिया है इसके ऊपर माइक्रोब्स चिपक जाते हैं सरफेस के ऊपर, और उनके ऊपर उनको हम फिर अपने इंक्यूबेटर के अंदर 1 या 2 दिन के लिए 30 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए अच्छा टेम्परेचर माना जाता है,
उस पर हम इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं ऊपर स्लिप वगैरह लगा के, जिससे कि कंटेमिनेशन अंदर ही रहे, बाहर ना फैले। थोड़े टाइम के बाद जो आपने एक सैंपल लिए थे वो अगर माइक्रोब्स वहां प्रेजेंट हैं तो माइक्रोब्स की कॉलोनी ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। तो उनके कलर से उनको अलग से उसके अंदर से सैंपल लेके कॉलोनीज के अंदर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया। फिर उसका वो पर्टिकुलर कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी स्ट्रेन है, इन सभी के बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं या इनके आपके माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिनेशन होती है, तो उन सभी से ये टेस्ट किए जाते हैं। अब ये जो टाइम लगता है 1 या 2 दिन का, वो टाइम इसलिए लगता है कि एक कॉलोनी से 2, 2 से 4, 4 से 8 और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉलोनीज बनने में 24 से लेकर 48 घंटे लगते हैं। आजकल क्या करने लगे हैं कि कल्चर मीडिया को ले जाने की बजाय जो अपनी टेप होती है ना सेलो टेप टाइप की, वैसी स्टेराइल स्ट्रिप लेते हैं। उस स्ट्रिप को लिया और जिस सरफेस पे से अगर आपको सैंपल उठाना उस सरफेस पे लगाया और फिर वापस उतार लिया। अब इस सेलो टेप को आप कल्चर मीडिया के ऊपर लगा देते हो और फिर उसकी इंक्यूबेशन होती है। तो इस तरीके की भी टेक्निक सब यूज करते हैं। इसको ट्रिगर मेथड बोलते हैं। इसका नुकसान एक यही है कि अगर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है सरफेसेस पे, तो जो कॉलोनी है अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया की, वो इकट्ठी ग्रो कर जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगी और उन कॉलोनीज को अलग अलग से आइडेंटिफाई करना और काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सेकंड मेथड है आपका स्वैब मेथड। ये भी सरफेस कंटेमिनेशन से रिलेटेड जो भी एरिया है जहाँ पे भी आपने निशान लगाया है उस एरिया का आप स्वैब लेते हो। स्वैब बेसिकली एक स्टेराइल कॉटन होती है, गॉज होती है। तो हम क्या करते हैं कि उस कॉटन को हम, गॉज को हम जो स्टेराइल है सरफेस पे लगाते हैं। इससे सरफेस के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो उस गॉज पे आ जाएंगे, पूरी सरफेस पे फैल गए, फिर गॉज पे आ गए और फिर उसको हम इवेलुएट करेंगे जैसे हमने और तरीके से इवेलुएट किया था कि इसको हम पेट्री डिश पे लगा के और फिर पेट्री डिश के अंदर जितने बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उससे अपने को पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया और कितने हैं। ये अलग अलग तरीके से जो माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं वो दिखा रखे हैं। ये बैक्टीरियल कॉलोनी जब ग्रो करती हैं पेट्री डिश के अंदर, वो दिखा रखा है। तो ये 4 मेथड थे आपका सेंसरी, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, जिनका आपको एक सरसरी व्यू दिया है कि ये आपके क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर यूज होते हैं क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। फिर जो आपका सेकंड टॉपिक है इसी में आपके आया है बीच में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी कंट्रोल। इन चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको एक तो वो वीडियो देखना वाटर एक्टिविटी का, फिर मैं 1-2 माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड जो बेसिक टेस्टिंग है उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज और डालूंगा आज अपने ग्रुप में, वो भी आप अपने इसके अंदर देखना। ठीक है भाई, आज के लिए क्लास ओवर है। कुछ और बात करनी हो बताओ। जो मैं काम कहूँ ना घर से करके लाने के लिए वो कर लिया करो भाई, ठीक है। तो अभी मैं ये बंद कर रहा हूँ भाई।